औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी चीज़ें रिज़ल्ट से रिलेटेड। अभी जो रिसेंट रिज़ल्ट आया उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पोर्टल पे इससे पहले जितने सेशंस वगैरह हुए थे, क्लासेस हुई थी, वो सारी अपलोड कर दी गई हैं, अवेलेबल हैं। जनरल कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस की है, डेफिनेशंस छोटी से छोटी की डेफिनेशंस जो कि आ सकती हैं आगे, मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड, एरर, इंटरनल कंट्रोल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, फंडामेंटल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ये सब चीज़ें हम इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी लेक्चर जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके बाद हम मूव कर गए थे कंपनी लॉ के सेक्शंस के अंदर और मैंने वो कवर करा दिए थे प्रोविजंस, जो कि कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस हैं, वो टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से मैंने कवर करा दिए थे। वो लेक्चर भी पोर्टल पे आपके अवेलेबल हैं। सेकेंडली हमने आइज़ा 210 स्टार्ट कर दिया था। आइज़ा 210 हमने थियोरेटिकली कवर कर लिया था। अब बारी है उसको, जैसे मैंने कहा था कि नोट से रीड करवाने की, इंशाल्लाह ताला फिर इस पर हम डेली क्विज़ वगैरह स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आके कंपनी लॉ के क्विज़ भी शामिल हैं और फिर इसके भी क्विज़ शामिल हैं। ठीक है, आइज़ा 210 के क्विज़ भी शामिल होंगे और जो जनरल कॉन्सेप्ट में हमने कुछ एरियाज़ डिस्कस किए थे उसके भी क्विज़ अब से आना शुरू हो जाएंगे। आज पहला क्विज़ मैं गिरा दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ज़रूरत है थोड़ा सा समझने की वर्डिंग्स के साथ के ऑडिट इंगेजमेंट क्या है और इंगेजमेंट लेटर कहते किसको हैं। इस तरीके से कराने का मकसद ये है, अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों की जो ड्राफ्टिंग है ना वो इम्प्रूव हो, वो इन्हांस हो। अगर वो आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव नहीं होगी तो फिर पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा इतना नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ICAP को हम जो फाइनल जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हम लिख कर आते हैं एग्जाम के अंदर, वो प्रोडक्ट ICAP हमसे बाय कर ले और हम ICAP को वो फाइनल जो प्रोडक्ट है अपनी वो सेल कर पाएँ। ठीक है, सो ऑडिट इंगेजमेंट इज एन अरेंजमेंट that an auditor has with the client to perform an audit of the client's accounting records and financial statements। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट मैनेजमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है और ये एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे भाई? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है और कुछ केसेस में हमने देखा है जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ हैं तो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, जो रहता है ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है, कंपनी मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर एजीएम के अंदर आता है राइट शेयर होल्डर का, कि अब शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की साइकिल चलती है। द टर्म यूजुअली अप्लाइज टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द टू पार्टीज रादर देन द फुल सेट ऑफ ऑडिटिंग टास्क दैट द ऑडिटर विल परफॉर्म। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दो पार्टीज के दरमियान। पहली पार्टी कौन होती है? पहली पार्टी होती है ऑडिटर, दूसरी पार्टी होती है मैनेजमेंट। सर अपॉइंट तो ऑडिटर को शेयर होल्डर करते हैं, तो शेयर होल्डर के साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं होता? सर इसलिए एग्रीमेंट नहीं होता क्योंकि ऑडिट करवाना है मैनेजमेंट ने, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट को बताया जाए कि ऑडिटर का स्कोप क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या हो गए, ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है और मैनेजमेंट को ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें खत खिताबत में तय हो जाती हैं, जिसका नाम होता है प्यारा सा इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें गिवन होती हैं। क्यों इंगेजमेंट लेटर के अंदर गिवन होती हैं? कि भाई स्टार्ट ऑफ द ऑडिट आप क्लियर कम्युनिकेशन रखो बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, ताकि मैनेजमेंट को अपना काम पता हो, ऑडिटर ने अपना काम करना है वो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, ताकि बाद में आके कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, इंगेजमेंट शुरू होने से पहले, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब आइज़ा 210 की हुदूद में जाने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं जो ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। वो क्या इंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं? परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय आइज़ा 220 रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस। एक तो एक्सेप्टेंस है, फर्स्ट टाइम आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, दूसरा रिकरिंग ऑडिट, मतलब लास्ट ईयर भी आप ऑडिटर थे और नेक्स्ट ईयर भी आप ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हो, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिकरिंग बेसिस पर ऑडिटर
अपॉइंट होना, न्यूली के लिए क्या बोलोगे भाई, एक्सेप्टेंस की बात करोगे, कंटिन्यूस की बात करोगे रिकरिंग ऑडिट के लिए, ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, दिस विल इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग वेदर द ऑडिटर, अब ऑडिटर अपनी खुद की असेसमेंट कर रहा है इस चीज के अंदर, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जो इंगेजमेंट से पहले आती हैं, ऑडिटर whether the auditor is competent to perform the engagement and has capabilities including time and resources to do so. अब एक ऑडिट फर्म है, वो अप्रोच करती है बैंक को, ठीक है, बैंक अप्रोच करता है उस ऑडिटर को कि भाई आप हमारा आगे ऑडिट करें, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि मैं देखूं क्या मैं इस काबिल भी हूं कि मैं उस बैंक का, उस इंश्योरेंस कंपनी का, उस सेक्टर का ऑडिट कर सकूं, उस कंपनी का ऑडिट कर सकूं, क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतनी नॉलेज रिसोर्सेस हैं, क्या मेरे पास इतनी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, क्या मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि मैं उस कंपनी का ऑडिट करूं। ये सब चीज़ें किसने इवैल्यूएट करनी है सर, ये सब चीज़ें ऑडिटर ने इवैल्यूएट करनी है। वेदर द ऑडिटर विल बी एबल टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, सबसे पहली एथिकल रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर की आती है ना, वो आती है इंडिपेंडेंस की। सही है कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। फर्ज करो मैं नेशनल बैंक वालों ने मुझे अप्रोच किया, बीडीओ को अप्रोच किया, जैसे बीडीओ ऑडिटर है, क्या हुआ होगा भाई, नेशनल बैंक ने अप्रोच किया तो कि भाई आप हमारा ऑडिट कर दें। अब बीडीओ और उसके पार्टनर से देखा क्या हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ शेयर्स तो नहीं पड़े हुए, अगर पड़े हुए तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, शेयर होल्डर ही उसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो इंडिपेंडेंस कहाँ गई, इंडिपेंडेंस तो नहीं होगी। या मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर पड़े हुए, इमीडिएट फैमिली मेंबर के पास शेयर पड़े हुए, तो मुझे उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कंपनी लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है जो हमने पढ़ा था, 90 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है विद इन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये फैक्ट भी अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिस्क्लोज करना होता है। इस तरह से 220 और कंपनी लॉ के जो प्रोविजन है वो मिलाकर आ सकता है, एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, ठीक है। Whether the auditor has considered integrity of the client and does not have information that would lead it to conclude that client lacks integrity. अब ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी के मसले हैं, बोर्ड फ्रॉड करता है, बोर्ड एरर्स करता है, बोर्ड मनमानी करता है, सीएफओ मनमानी करता है, सीईओ मनमानी करता है, ऑडिटर की बात ही सुनते, मिस स्टेटमेंट्स भरी पड़ी हैं, इंटेग्रिटी के मसले हैं। अब जब इंटेग्रिटी के मसले हैं तो जाहिर सी बात है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के अंदर भी मसले आएंगे। सर जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मसले आएंगे तो इसका मतलब ऑडिट ओपिनियन देने के लिए भी इश्यूज आएंगे। समझ में आ रही है तुम्हें, ऑडिट ओपिनियन देने के लिए भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि ऑडिट ओपिनियन की जो बेसिस है वो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जब तक ऑडिटर को वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल में भाई। तो आगे जाके पढ़ोगे ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को तमाम इंफॉर्मेशन दे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे उन लोगों तक जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन या नॉलेज मौजूद है। तो अगर मैनेजमेंट की नीयत में ही खोट है तो मैनेजमेंट जानबूझ के तुमसे बातें छुपाएगी और तुम्हारी एबिलिटी को हैम्पर करेगी कि तुम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ले सको। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी तुम स्टार्ट के अंदर जांच लो, ठीक है। फिर आगे जाओ, हैज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट मैटर, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इंप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप। अब ये कंटिन्यूएशन का मतलब मैंने आपको समझाया, एक्सेप्टेंस यूज करोगे जब आपको पहली बार ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है उस कंपनी का, पहली बार, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है तुम्हारी, पहला साल होगा ऑडिट का, तो एक्सेप्टेंस का वर्ड यूज होगा। गौर से सुनना बारीकियों को। अगर तुम्हारी रीअपॉइंटमेंट हो रही है, मतलब पिछले साल का ऑडिट तुमने किया, पहली अपॉइंटमेंट होगी, पहला ऑडिट किया खल्ली वल्ली, अब अगले साल के लिए भी तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसको तुम कहोगे कंटिन्यूअस रिकरिंग ऑडिट, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा होगा कि ऑडिटर कंसिडर करेगा कि प्रीवियसली ऐसी कोई मैटर्स तो डिस्कस नहीं हुए, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है जो तुम्हारी इंगेजमेंट के अंदर खलल पैदा करें। मतलब आपने पिछला ऑडिट तो एक्सेप्ट कर लिया था, ऑडिट किसी ना किसी तरह आपने कर भी दिया, लेकिन सर मसला यह आ गया कि जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होता रहा, मैनेजमेंट के साथ मसले बढ़ते गए,
मैनेजमेंट के साथ मसले बढ़ते गए, मैनेजमेंट ने एविडेंस छुपाने शुरू कर दिए, और हो सकता है कि आपने क्वालिफिकेशन दी हो, आपने डिस्क्लेमर दिया हो, डिस्प्यूट हुआ हो, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में मुश्किलात पेश आई हों। तो अब क्या होगा कि भाई आप उस इंफॉर्मेशन को भी क्या करोगे, उस इंफॉर्मेशन को भी देखोगे कि क्या तुम्हारे अगले ऑडिट के अंदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में मुश्किलात तो पेश नहीं आएंगी, स्कोप लिमिटेशन तो नहीं आएगा, ज़्यादा एफर्ट तो नहीं मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी लिंक्ड है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी से। अब एक चीज़ और हो सकती है कि इसके अंदर तो लिखा है कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप, आप पिछले साल भी ऑडिटर थे, आप नेक्स्ट ईयर भी उसके ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हो। अब अगर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स पे मैं किस तरीके से काम करूंगा सर? सिग्निफिकेंट मैटर्स पे मैं इस तरीके से काम करूंगा कि हो सकता है मैंने उस बैंक के लिए, उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी काम किया हो, कोई टैक्स का काम किया हो, पिछले किसी सालों में ऑडिट किया हो, ठीक है, या उसका जो सीएफओ है उसने अभी ज्वाइन किया है, वो मेरे ही किसी ऑडिट क्लाइंट के ऊपर वो सीएफओ था। बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक दो कॉमन है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं जो मुझे प्रीवियस किसी इंगेजमेंट से मिले हों, जो कि रेलेवेंट हो उस क्लाइंट के लिए, जो कि मैं यूज कर सकता हूं एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूस के लिए। तो ये चार बातें हैं जो आइजा 220 ने हमें बताई हैं कि आपने ये कंसिडर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट। नंबर 1, वेदर द ऑडिटर इज कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल टू परफॉर्म द ऑडिट, वेदर द ऑडिटर विल बी एबल टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, whether the auditor has assessed integrity of the client, whether there are significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने कंसिडर करनी है। Evaluate compliance with the ethical requirement, ठीक है। फिर establishing and understanding of the terms of audit engagement as required under आइजा 210। तो ये करने के बाद अब आप दाखिल हो जाओगे आइजा 210 के एम्बिट में, जो कि है इंगेजमेंट लेटर। अभी तक हम इंगेजमेंट लेटर में एंटर नहीं हुए थे, लेकिन ये सब काम करने के बाद आप इंगेजमेंट लेटर के एम्बिट के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर दाखिल हो जाओगे। अच्छा जी, एक लाइन है नीचे, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। ऑडिट फर्म्स आर कमर्शियल एंटिटीज, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। जाहिर सी बात है भाई, ऑडिट फर्म है, प्रॉफिट कमाएंगी तो सैलरीज देंगी, खर्चा चलाएंगी। प्रॉफिट नहीं कमाएंगी, क्लाइंट से फीस नहीं आएगी, तो आगे खर्चा कैसे देंगी? तो ऑडिट फर्म्स आर कमर्शियल एंटिटीज, लेकिन ऑडिटर को एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मलहूज़े खातिर हमेशा रखना होगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के चक्कर में आप कोई ऐसे क्लाइंट पकड़ लो जहां पर एथिकल मसले हों, सही है, और फिर आप वहां से निकल ना पाओ, आपको ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करनी पड़े, तो इससे पूरा का पूरा प्रोफेशन जो है वो डाउटफुल में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक होता है प्रोफेशनल क्लियरेंस। अच्छा, ये प्रोफेशनल क्लियरेंस जो है ना, वो लिंक्ड है, जो मैंने ऊपर बताया, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट से। इसमें क्या होता है कि भाई इनकमिंग ऑडिटर जिसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्लाइंट के बारे में, तो वो आउटगोइंग ऑडिटर से या प्रेडिसेसर ऑडिटर से राब्ता करता है और उससे बताता है कि भाई वी आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ कंपनी, एज अ रिटायरिंग ऑडिटर या एज अ आउटगोइंग ऑडिटर, प्लीज लेट अस नो इफ देयर आर एनी प्रोफेशनल रीजंस एज टू व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। उसका जवाब होता है, सवाल होता है कि आप कोई ऐसी वजूहात जो आप जानते हो, वजह या वजूहात जो हमें बताना चाहें, जो हमारी एक्सेप्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, या हमें क्यों ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सही है, तो लेटर जाता है और सामने से भी जवाब आता है। सामने से क्या जवाब आता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजंस वेद यू शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ठीक है, कि हमें ऐसा कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी बात नहीं पता है जो आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से रोके या मैं मना करूं आपको। ठीक है, और जो ये कम्युनिकेशन होगी एथिकल बाउंड्रीज के अंदर होगी। ऐसा नहीं बदतमीजी शुरू नहीं कर दी ना क्लाइंट के बारे में कि यार CFO थोड़ा सा कचरा है, बाकी सब सही है। सही है, तो ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करनी है। तो नीचे वर्डिंग भी दी हुई है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड प्रोवाइड अस विद द डिटेल्स ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस और इन्फॉर्मेशन विच वी नीड टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट फॉर्मली एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट या अपॉइंटमेंट। सही है, जो मैंने अभी वर्बली वर्डिंग बताई ये हम वीडियो के अंदर यूज करते हैं। प्लीज लेट अस नो इफ देयर आर एनी प्रोफेशनल रीजंस एज टू व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये वो वर्डिंग है जो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं फर्म्स के अंदर। अच्छा जी, अब कुछ जिम्मेदारियां हैं इनकमिंग ऑडिटर की और प्रेडिसेसर ऑडिटर की। अब यहाँ पर एग्जामिनर काफ़ी फंसा देता है सिनेरियो के अंदर रख के कि भाई इनकमिंग आउटगोइंग ऑडिटर की तरफ से जवाब नहीं आया, पता किया मैनेजमेंट ने मना कर दिया था, अब बताओ क्या करोगे। इस तरीके के सिनेरियोज आ जाते हैं, फंस जाते हैं। और डे 1 से ही, अभी ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं की एंगेजमेंट, डे 1 से ही ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। चाहो तो एक आध पेज अलग से बना लो भाई, जनरल प्रिंसिपल। सही है, जनरल प्रिंसिपल क्या है, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ का ऑडिट एविडेंस नहीं मिले
तो हमेशा कोशिश करना ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस की, हमेशा कोशिश करना, हार नहीं माननी है। सीधा सीधा स्कोप लिमिटेशन कभी कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, तो मैं बताता रहूँगा, ये अलग से नोट करते रहना, एक पेज पे बहुत काम आएंगी ये, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझने के लिए भी, और उन चीज़ों को समझने के लिए भी जो नए सिनेरियोज हैं आप हैंडल करोगे उसको आगे जाके। तो पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, सब्र बड़ा ज़रूरी है ऑडिट के अंदर। तो अगर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप जाओगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। आगे वो देखते हैं। इनकमिंग ऑडिटर जो कि प्रोपोज्ड ऑडिटर है, ठीक है, वो कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर। अब कोई क्लाइंट है जो मुझे अप्रोच करता है, वीडियो के अंदर मैं ऑडिट भी देखता हूँ सारे एज अ डायरेक्टर, मैं डायरेक्ट पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ क्लाइंट का, और जो प्रपोजल साइड है, जो बिजनेस डेवलपमेंट साइड है, क्लाइंट्स को जाके पिच करना, उनको फीस नेगोशिएट करना, उनको ऑनबोर्डिंग करना, बेसिकली ये जो आप सारा एरिया पढ़ लो ये वीडियो के अंदर मैं डील करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई बंदा आया, उसने ऑडिट करवाना है, ठीक है, तो मैंने कहा यार ऑडिट हम कर लेंगे, एक तो अपनी असेसमेंट है जो हम करते हैं कि वेदर वी आर कॉम्पिटेंट, एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंट ऐसे मैटर जो नहीं है प्रीवियस ऑडिट के लिए। अब एक चीज़ रह जाती है, वो रह जाती है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी। अब मुझे उस मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैनेजमेंट कैसी है। एक तो ये बात है ना कि मैंने प्रीवियस एंगेजमेंट की हो उसके साथ, कोई ऑडिट किया हो, मेरी दोस्ती आ रही हो, मेरे सर्कल का ही बंदा हो, कोई ICAP में कमिटीज़ के अंदर काम करता है, तो मुझे पता होगा उसके बारे में। मुझे पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट कैसी है, तो अब मैं किसका सहारा लूँगा? अब मैं सहारा लूँगा प्रीडेसेसर ऑडिटर का, और ये सहारा मैं हर वक्त लूँगा। मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, ये तो मैं लाजमी लेटर भेजूँगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑडिट किया है उस कंपनी का, जो काम मुझे करना है, सही है। या ऐसा ही है कि आप किसी के घर में रिश्ता लेके जा रहे हो, दूसरे नंबर की बेटी का पहले नंबर की बेटी की शादी हुई है, तो आप उनके भी घर पहुंच गए कि भाई किस तरह के मामला चल रहे हैं। आपके जो होने वाला ससुराल है उसकी इंटेग्रिटी तो डाउटफुल में नहीं है, और यही काम उन्होंने भी किया। आपके रिश्तेदारों में गए तो बैकग्राउंड चेकिंग हुई, एक तरीके से होता है ना भाई, बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं वो, सही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई? जो इनकमिंग ऑडिटर है वो क्लाइंट से बोलेगा कि मुझे आपके प्रीवियस ऑडिटर से वार्तालाप करना है। वार्तालाप मतलब हिंदी का वर्ड है, बातचीत करनी है, सही है। इफ डिक्लाइंड बाय मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के बाद दो रास्ते होंगे, ऑडिट के अंदर हमेशा दो रास्ते निकलेंगे आपके लिए, ठीक है। वो क्या? या तो मैनेजमेंट अग्री करेगी या मैनेजमेंट डिसएग्री करेगी। और मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ भरपूर आती है। एक इंपॉर्टेंट थी ऑल्टरनेट एविडेंस, दूसरा या तो मैनेजमेंट अग्री करेगी या मैनेजमेंट अग्री नहीं करेगी। तो जो भी सिनेरियो देखो अपना माइंड इसके हिसाब से रेडी करना, सिनेरियो बेस्ड सवाल है इसी के हिसाब से करना। अगर मैनेजमेंट ने अग्री किया तो क्या करोगे, नहीं किया तो क्या करोगे। ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हारे पास हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट ने अग्री किया तो आप क्या करोगे? क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लोगे, क्लाइंट को वही वर्डिंग लिख के भेजोगे कि भाई ऐसे कोई रीज़न है कि हमें इस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर रीजंस और मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया, एक तो ये ना आपने कम्युनिकेशन कर दी, अब फर्ज करो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो आप डायरेक्टली पीछे नहीं होगे, फिर ऑल्टरनेट पे भी ऑल्टरनेट प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे? मैनेजमेंट से पूछोगे, मना कर दिया, रीज़न तो बता दो, रीज़न तो बता दो। सेम ऐसी है जिस तरह आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहते हो, किसी पार्टी को मैनेजमेंट मना कर दे, क्या करोगे? रीज़न, मैनेजमेंट रीज़न बता दो। अगर रीज़न जस्टिफाइबल है तो ठीक, ऑल्टरनेट करोगे, और अगर नहीं है तो रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन देखोगे भाई, मिस स्टेटमेंट के साथ क्यूमुलेट करके देखोगे, इम्पैक्ट मटीरियल है, परवेजिव है, क्या है, ओपिनियन पे इम्पैक्ट आ जाएगा। सेम वही मॉडल यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, और यही मॉडल जगह जगह अप्लाई होगा। अगर मैनेजमेंट मना कर देगी तो मैनेजमेंट से रीजंस पूछोगे कि भाई क्या रीज़न है, मैं कम्युनिकेट क्यों ना करूं। दो रास्ते होंगे यहाँ भी, या तो रीजन जस्टिफाइबल होंगे या जस्टिफाइबल नहीं होंगे। अगर जस्टिफाइबल हुए तो मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अब ये जो ऑल्टरनेट प्रोसीजर है, अब ICAP के अंदर जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तो हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर। कभी कभी सवाल के मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो चाहता है बताओ कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या हूँ सूरत हाल में। जैसे कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा तो मैं क्या करूँगा भाई? सब्सिक्वेंट रिसीट चेक कर लूँगा। अगर इतना मटीरियली क्लियर नहीं हो रहा हो, मुझे एविडेंस सही तरीके से नहीं, एग्जिस्टेंस तो वेरीफाई हो रही है, वैल्यूशन में नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा? इनवॉइस टेस्टिंग करूँगा, उसके GDN देखूँगा भाई असल में ये बेचा है भी कि नहीं बेचा है। जितनी भी ईयर एंड की सेल आ रही है उसकी आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस की वो वेरीफाई कर लूँगा, तो अजर्शन मेरी वेरीफाई होगी। यहाँ पर क्या अजर्शन है? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को टेस्ट करना। ये पहला ऑडिट प्रोसीजर है जो आप लोग पढ़ लो,
सही है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर ऑल्टरनेट, बैकग्राउंड चेक करोगे डायरेक्टर्स का। भाई सिमिलर वही डायरेक्टर या कोई एक आध डायरेक्टर किसी और कंपनी में होगा। अब वीडियो के पास से लंबी चौड़ी क्लाइंटेल है ना यार, लिस्टेड कंपनी है, बैंक के, पब्लिक सेक्टर, कितने डायरेक्टर्स कॉमन होते हैं। तो आप चेक कर लोगे भाई उधर बोर्ड पे क्या चल रहा है, वहाँ अमन शांति से ऑडिट चल रहा है, मैनेजमेंट करने दे रही है, बोर्ड करने दे रहा है, साथ दे रहा है, कोई मसला तो नहीं है। प्रीवियस एंगेजमेंट की हो इस मैनेजमेंट के साथ, प्रीवियसली कोई काम किया, कोई पॉलिसी बनाई है, कोई ECL मॉडल बनाया है, कोई रिव्यू किया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे काम किया है, कुछ भी किया है। मैनेजमेंट से आप एक कम्युनिकेशन में रहोगे, आपको पता होगा भाई उठने बैठने में, बातचीत करने में कैसे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने में कोई मसला तो नहीं आया। कभी कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई नॉन कंप्लायंस आपकी नज़र में नहीं है जो मैनेजमेंट ने जानबूझ के की हो, भले वो IFRS की हो, लॉ रेगुलेशन की, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है। तो ये सब वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर हैं। फिर ऑडिट फर्म की अपनी रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं भाई, फर्ज करो यार मैं ऑडिट कर रहा हूँ नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक वालों ने मुझे अप्रोच किया, अभी वीडियो ऑडिट करी नेशनल बैंक का, तो मैंने क्या किया भाई, अपने ग्लोबल ऑफिसर्स से पूछा, वीडियो ऑस्ट्रेलिया, वीडियो US, वीडियो UK, वीडियो कनाडा, जितना भी वीडियो का नेटवर्क है कोई 160 कंट्रीज़ के अंदर, मैंने सबों के पास भेज दिया कि भाई मेरे पास नेशनल बैंक वालों ने अप्रोच किया है कि हमारा ऑडिट करो, बताओ कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट ना करूं। तो हर ऑफिस ने मुझे रिप्लाई किया, 160 ऑफिस ने वीडियो के रिप्लाई किया कि ऐसा मसला है या नहीं है, आप ऑडिट एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। तो ये है तो अल्टरनेट, लेकिन साथ साथ प्रोसीजर ये भी परफॉर्म होते हैं। सही है। तो ये फर्म का इंटरनल कंट्रोल है, और जितनी भी अच्छी फर्म्स हैं सारी की सारी इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है क्लाइंट का, उसके बाद ऑडिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि वंस यू एक्सेप्ट दी ऑडिट, फिर अगर कोई मसला है तो फिर वो आपको फेस करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर अलग है, बिल्कुल ये अलग है। जब हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया ना, उसने बोला कि यार हमारा ऑडिट कर दो। ऑडिट करने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, AGM में अप्रूवल के लिए कंसेंट लेटर, पता है ना कंसेंट लेटर का। तो ऑडिटर अपना कंसेंट लेटर दे, वो कंसेंट लेटर देने से पहले कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं कि आपको ऑडिट कर लेंगे, ये काम करने लाजमी है। सही है। जब ये टिक बॉक्स हो जाएगा उसके बाद आप कंसेंट लेटर दोगे, हाँ अब हम राज़ी हैं आपको ऑडिट करने के लिए। वो कंसेंट जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, और शेयर होल्डर फिर अप्रूव करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। लिस्टेड कंपनी हो तो पहला स्टेप ऑडिट कमेटी का होता है, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है बोर्ड को, बोर्ड रेकमेंड करता है शेयर होल्डर को। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, फर्स्ट ईयर ऑडिट है तो 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्ट कंपनी अपॉइंट करेगी, मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी। तो वहाँ पर मैनेजमेंट को कंसेंट दोगे, मैनेजमेंट ही अपॉइंट कर लेगी। तो ये तरीक़ेकार है। तो हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकमिंग ऑडिटर की। आउटगोइंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आउटगोइंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, अगर आपको इनकमिंग ऑडिटर से कोई लेटर मिल जाए ना इस तरह का, तो आपने भी कम्युनिकेट करने से पहले क्लाइंट की परमिशन लेनी है कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है आपके ऑडिटर से, क्या मैं जवाब दे दूं उसको? तो यहाँ भी दो रास्ते होंगे, या तो वो एग्री करेगा या वो डिसएग्री करेगा। अगर वो एग्री कर गया तो जवाब दे देना, अगर वो डिसएग्री कर गया, अगर वो अब क्या प्रोसीजर करेगा? मैंने तो उसका ऑडिट ही नहीं करना, और हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटगोइंग ऑडिटर की। Student did not read the requirement of the question properly and the answer they wrote was altogether not required, resulted in losing precious mark. This was your first lesson. हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लें किसकी? आउटगोइंग ऑडिटर की। तो आउटगोइंग ऑडिटर क्या करेगा? सिंपली इन्फॉर्म कर देगा किसको? इनकमिंग ऑडिटर को, कि भैया आपका ये लेटर आया था, मैंने मैनेजमेंट से पूछा है, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए मैनेजमेंट ने मना कर दिया है। सही है। अब केस आ सकता है भाई, इस केस में इनकमिंग ऑडिटर क्या करे? अब आपने ऊपर दिया हुआ पैरा तो पढ़ लिया, वो काम पूरे हो गए, नीचे भी पढ़ लिया आपने, अब क्या करेगा? इनकमिंग ऑडिटर वापस से मैनेजमेंट के पास जाएगा, अब पूछेगा कि भाई तुमने मुझे तो परमिशन दे दी थी लेटर लिखने के लिए, मैंने लिख दिया, अब ये क्या बदतमीजी है, तुमने सामने वाले को मना कर दिया। तो अब मैनेजमेंट क्या करेगी? जस्टिफाई करेगी, या वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल होगी कि नहीं होगी। अगर रीजनेबल हुई तो ऑल्टरनेट कर लेना, और अगर रीजनेबल नहीं हुई तो डिक्लाइन कर देना एंगेजमेंट, बोला हम काम ही नहीं कर रहे। सही है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की ने जस्टिफिकेशन दी और वो जस्टिफिकेशन आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे। जब आप जस्टिफिकेशन वेरीफाई नहीं कर पा रहे, कॉरोबरेट नहीं कर पा रहे, कॉरोबरेट का क्या मतलब है? एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ मिला के देखना कि दोनों कंसिस्टेंट है कि नहीं है। दिस कॉल्ड कॉरोबरेशन ऑफ
ऑडिट एविडेंस। तो आप कॉर्पोरेट करके देखोगे, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप डिक्लाइन कर दोगे। सही है। अच्छा, अब इनकमिंग ऑडिटर को जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आउटगोइंग ऑडिटर से, वो इवेल्यूएट करेगा और फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि क्या उसको इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सही है। अब जब ये चीज़ें आपने देख ली, आपने देख लिया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और आपने देख लिया इनकमिंग आउटगोइंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब काम कर लिया। अब आप दाखिल हो जाते हो फॉर्मली किसके अंदर, आइजा 210 के एम्बेड में, जिसका नाम है एंगेजमेंट लेटर। अब आप चले जाते हो उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट लेटर का, टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। एक्सेप्ट और कंटिन्यू में क्या फ़र्क है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो आप एक्सेप्ट करोगे, रिकरिंग ऑडिट है तो कंटिन्यू कर रहे होगे, कंटिन्यूस होगा। द ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म हैज बीन अग्रीड। ऑडिट जिस बेसिस पे कर रहे हो उसका एग्री होना बड़ा ज़रूरी है। किन कायदे कवानीन के तहत ऑडिट कर रहे हो, किस फ्रेमवर्क के तहत ऑडिट कर रहे हो, किस स्टैंडर्ड के तहत रिपोर्ट इशू करोगे, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीस के क्या मामला हैं। ये बेसिक 4-5 चीज़ें, अगर इस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा तो ऑडिट करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि बेसिस जिस पे ऑडिट किया जाएगा वही अग्री नहीं हो रही है, तो आप ऑडिट क्या करोगे। उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 2 चीज़ें, एक प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट और दूसरी अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यही ऑब्जेक्टिव है आइजा 210 का। ठीक है। प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट जरा क्या होती हैं देख लेते हैं। द यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, एक्सेप्टेबल, जो किसको एक्सेप्टेबल हो, ऑडिटर को भी एक्सेप्टेबल हो और मैनेजमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, शेयर होल्डर को भी एक्सेप्टेबल हो, सबको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, एक तो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना और मैनेजमेंट का अग्री करना। वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज गवर्नेंस। अब ये क्यों लिखा दो चार्ज गवर्नेंस, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि स्मॉल साइज कंपनी होती हैं, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब जिनको गवर्न करने का राइट दिया गया हो, चार्ज दिया गया हो। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर शेयर होल्डर ही डायरेक्टली मैनेज कर होते हैं, वही डायरेक्टर भी होते हैं, वही मैनेजमेंट भी होती है, बहुत छोटी साइज की कंपनी होती है। तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट नहीं, इफेक्टिवली बोर्ड के साथ ही आप मामला तय कर रहे होते हो क्योंकि वही चला रहे हैं। बड़ी कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट आगे होती है, डायरेक्टर्स पीछे होते हैं। छोटी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर ही आगे होते हैं और वही मैनेजमेंट होती है। भाई शौहर ने कंपनी खोली, बीवी को बोर्ड पे बैठा दिया, बेटी को बोर्ड पे बैठा दिया, लो 3 डायरेक्टर्स वाली कंपनी तैयार हो गई। तो अब उसमें क्या मैनेजमेंट होगी, बेटी CFO बनी पड़ी है, बाप CEO है और जो बीवी है वो मार्केटिंग और ऑपरेशन संभाल ली है, ये लो हो गई मैनेजमेंट। तो इस केस के लिए हम क्या कहते हैं, वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये फर्क है यहाँ पर। सही है। और ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है एज इट इज जो मैं बता रहा हूँ। ऑन द प्रीमाइस विच ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, एक तो एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क होना चाहिए और दूसरा प्रीमाइस ऑफ द ऑडिट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। प्रीमाइस ऑफ द ऑडिट का मतलब मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे अपनी जिम्मेदारियों को, बड़ा ज़रूरी है। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे अपनी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है। सही। आइजा 210 पैरा नंबर 6 प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स बनाना टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू, प्रोवाइड access to the auditor, unrestricted access to the auditor and access to those persons within the organization जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन मौजूद हो। सही है। पैरा 6 A, B और B के 2 पार्ट और B दूसरे पार्ट के 3 पार्ट आगे। ठीक है। तो ये हैं क्या, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इनका होना प्रीमाइस ऑफ एन ऑडिट, मैनेजमेंट का अपनी जिम्मेदारी को समझना, क्योंकि अगर मैनेजमेंट वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी ना तो फिर काम हो ही नहीं सकता। क्यों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने किसकी जिम्मेदारी, ऑडिटर तो उस पर ओपिनियन देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो ओपिनियन भी नहीं आएगी। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी, ऑडिट एविडेंस नहीं देगी तो एविडेंस ही बेसिस बनती है ओपिनियन की। जब एविडेंस नहीं होगा तो ओपिनियन क्या होगी, स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी। कंट्रोल्स की जिम्मेदारी किसकी, फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी। तो जब तक मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगी ऑडिटर का काम शुरू नहीं होगा। जहां पे मैनेजमेंट का काम खत्म होता है वहीं से ऑडिटर का काम शुरू होता है। मतलब इतना चौड़ापन है, जहां से उसका काम खत्म होगा वहीं से हमारा काम शुरू होगा। तो मैनेजमेंट को अग्री करवाना बड़ा जरूरी है कि भाई ये है तुम्हारी
जिम्मेदारियां, इफ प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ये बड़ी खतरनाक बात है कि प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट नहीं थी, मतलब एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं था, या मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को अग्री नहीं कर रही थी, फिर भी आपको हो सकता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी पड़े रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। एससीसीपी ने गुद्दी से आपको पकड़ा और बोला कि चलो बेटा जाके इस कंपनी को ऑडिट करो। एससीसीपी ने क्या बोला? ऑडिट करो। ओपिनियन दोगे? हो सकता है ना दो, क्योंकि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है, तो डिस्क्लेमर दोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एससीसीपी ये नहीं बोल रहा आपको कि भाई तुम ये वाली ओपिनियन दोगे। एससीसीपी कह रहा है जाओ जाके ऑडिट करो। अगर आप ऑडिट नहीं कर पा रहे फिर भी, तो आप डिस्क्लेमर दे दोगे। भाई यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, भाई अब नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, ओपिनियन नहीं दे रहे हो, भाई डिस्क्लेमर भी तो है ना, मैनेजमेंट जिम्मेदारी को पूरा नहीं करिए, डिस्क्लेमर दे के बाहर आ जाओ। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल, आ जाओ आगे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये वाला जो एरिया है पास पेपर में 1-2 बार आईकैप टेस्ट कर चुका है और सीए फाइनल में भी टेस्ट कर चुका है। सीए फाइनल में मेरी अटेम्प्ट में आया था। हाँ, मैंने जितनी भी अटेम्प्ट दी है ना सीए फाइनल के अंदर ऑडिट की, उसके अंदर एक अटेम्प्ट के अंदर ये पूछा था कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, पर कैसे जज करेंगे भाई ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, तो रट गया था उसके बाद। सही है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल कंसिडर्ड बिलो नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आओ जरा इनको खोल खोल के पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या क्या आता है भाई, एंटिटी लिस्टेड है कि नहीं है। अब क्या मतलब इससे, भाई लिस्टेड कंपनी है लगेगा तो आईएफआरएस। आईएफआरएस कौन सा लगेगा भाई, 3 तरीके आईएफआरएस है। फुल आईएफआरएस एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, एक है आईएफआरएस फॉर एसएमईज स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज, और एक है आईएफआरएस फॉर एसएससी स्मॉल साइज कंपनी, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसमें आईएफआरएस की। तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, कौन सा फ्रेमवर्क लगेगा, कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी लिस्टेड है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लगेगा। फिर कंपनी लॉ के अंदर आ जाओ तो उसके अंदर 3rd स्केड्यूल है। 3rd स्केड्यूल के अंदर तुम्हारे 2 मेन स्केड्यूल आते हैं। 3rd स्केड्यूल के बाद 4th स्केड्यूल और 5th स्केड्यूल। 5th स्केड्यूल और 4th स्केड्यूल में तुम्हारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस के कंपनीज एक्ट बताता है कि ये डिस्क्लोजर एट मिनिमम तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फिर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के 5 नुकात भी आते हैं ना आगे, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरह मेंटेन किए हैं, तो वो क्यों आते हैं, वो इसी स्केड्यूल की वजह से आते हैं। सही है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो 4th स्केड्यूल अप्लाई होगा, लार्ज साइज एंटिटी है फुल आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है, और अगर प्राइवेट एंटिटी है तो 5th स्केड्यूल अप्लाई होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ द एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, डिस्क्लोजर कैसे आएगा, और अगर वहाँ पे भी कोई डिस्क्लोजर मिसिंग है तो वो मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सही है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है कि नहीं है, उसी में आ गया। पब्लिक सेक्टर है तो 4th स्केड्यूल ही अप्लाई करोगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्या होगा, आईकैप के अपने एनपीओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी अप्लाई होगा। आईएफआरएस भी आएगा और एनपीओ स्टैंडर्ड्स भी एडिशन होगा, एनपीओ स्टैंडर्ड्स भी आएंगे। ठीक है। अब तो इस्लामिक स्टैंडर्ड भी आ गए ना, आईएफएस 1-2, इजारा अकाउंटिंग, डिमिनिशिंग मुशारका, वकाला, मुदारबा, तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए। तो अब आप किसी भी कंपनी को उठाओगे, लिस्टेड कंपनीज हैं 3, जाओ किसी भी कंपनी को डाउनलोड करो अपनी मर्जी से। इस्लामिक शरिया कंपनी है, मीज़ान उठा लो, मीज़ान बैंक उठा लो, कोई कन्वेंशनल उठा लो बैंक द्वारा, उसमें एक नोट आता है, दूसरे नंबर का नोट होगा, तीसरे नंबर का नोट होगा, डिपेंड करता है कंपनी पे। हेडिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस में लिखा होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने किस फ्रेमवर्क के तहत बने। तो अगर बैंक होगा तो बैंक के ऊपर जो जो रेगुलेशन लग रहे होंगे, स्टेट बैंक के रेगुलेशन है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, कंपनीज एक्ट है, आईएफआरएस है, स्टेट बैंक की डायरेक्टिव्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन होंगी। तो तुम्हें पता लग जाएगा अगर बैंक के अकाउंट्स बनने हैं तो कौन से रेगुलेशन को देखूँ, कौन से फ्रेमवर्क को देखूँ। एनपीओ के स्टैंडर्ड को डाउनलोड करोगे, एनपीओ के फाइनेंशियल्स को, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस स्टैंडर्ड है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की हेडिंग होगी और नीचे लिखा होगा कि भाई किसके तहत उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। तो यूज़र को देख के पता लग जाता है कि भाई हाँ फुल आईएफआरएस है, क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी तुमने पढ़ा होगा बेसिक में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिक नॉलेज है, आईएफआरएस की नॉलेज है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज है। सही है। अच्छा,
हाँ, ठीक है। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो नीचे आएगा। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भाई? बैलेंस शीट भी होगी, पीएनएल भी होगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट भी होगी, कैश फ्लो भी होगा, इक्विटी भी होगा, नोट्स भी होंगे। सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई सिंपल पीएनएल का ऑडिट है। कभी बैंक कहता है कि भाई बैलेंस शीट का ऑडिट करा दो, कोई सप्लायर आपको कहता है पीएनएल का परफॉर्मेंस का ऑडिट करा दो, टैक्स वाले कहते हैं कि भाई सिर्फ ये ऑडिट करा के दे दो, तो वो सिंगल एलिमेंट फाइनेंशियल। अच्छा, सिंगल वाले पे एक सेपरेट स्टैंडर्ड मौजूद है 800 की सीरीज में, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप लोग के सिलेबस का पार्ट है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आइजा 700 ओपिनियन देता है, ठीक है। अच्छा, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई कॉमन फाइनेंशियल यूजर्स हैं, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क या फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एफबीआर के लिए बना रहे हो, सही है, टैक्स पर्पजेस के लिए तो कैश बेसिस बनाओगे। एफबीआर में अक्रूवल तो चलती नहीं है, फिर क्या होगा भाई? एफबीआर के लिए क्योंकि यूजर चेंज है तो एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सही है। अब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है उस मकसद के लिए जो मकसद के लिए कंपनी बनाना चाह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है, फुल आईएफआरएस पे अकाउंट्स बनते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि फ्रेमवर्क कौन सा लगेगा, तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। 4 चीजें याद रखना: नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट। कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया। हमारे यहाँ कौन प्रिस्क्राइब करता है? एसईसीपी करता है। आईकैप भी निकाल देता है कभी कभी प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है, टेक्निकल रिलीज निकाल देता है, वो एप्लीकेबल होती हैं और वो भी एसईसीपी के थ्रू अडॉप्ट करवाता है। आईकैप बनाता है और ऊपर एसईसीपी का सर्कुलर लगा होता है। तो आईकैप एसईसीपी पाकिस्तान के अंदर वो बॉडी है जो मैंने नोट्स में शेयर कर दूंगा, जो पिछली क्लास में जनरल कॉन्सेप्ट वाले नोट्स किए थे ना, तो बैकग्राउंड के लिए बड़े अच्छे हैं कि अकाउंटिंग हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर एसईसीपी का क्या रोल है, आईफैक का क्या रोल है, आईकैप का क्या रोल है, आईसीएमए का क्या रोल है, पिफ्फा का क्या रोल है। तो वो समझने में काफ़ी एक आसानी रहेगी। वन टाइम रीड है लेकिन दिमाग खुल जाएगा, तो रीड लाजमी कर देना। मैं इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आइदर 200 के नोट्स, कंपनी लॉ वाले नोट्स, और 210 वाले नोट्स कंप्लीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये क्लियर हो गया फ्रेमवर्क वाला। अब आ जाते हैं प्रेमाइस ऑफ एन, ऑनलाइन वालों आ रहे हैं समझ में? सही है। अच्छा, प्रेमाइस ऑफ एन ऑडिट। प्रेमाइस ऑफ एन ऑडिट is the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility for the preparation of the financial statement. वही वाली बात, ठीक है। Acknowledges and understands its responsibility for the preparation of financial statements. अच्छा, कट तो नहीं रहा है, पूरा आ रहा है ना तुम लोग के पास? चलो, अच्छा, मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज अग्रीड। जो अग्री हुआ हो ऑडिटर के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, उसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। ये पहली जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो बात आपने कही, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल्स एज आर नेसेसरी to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? अच्छा जी, एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज डज नॉट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वेदर ऑडिट हो कि नहीं हो, इंटरनल कंट्रोल्स का इंप्लीमेंट होना जरूरी है, लाजमी है। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन तो पता है ना क्या है? क्या है? उर्दू में बता दो। कह रहा है भाई तुम्हारा सीए के अंदर एडमिशन लिया तुमने, ऑब्जेक्टिव क्या है? पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है? वाह, क्वालिफाई करना ऑब्जेक्टिव है ना भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिस्क क्या हो जाएगा?
क्वालिफाई ना हो, रिस्क हो गया। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मिसस्टेटमेंट ना हो, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, सही ओपिनियन देना। सही है, ये निकाल दो दिमाग से कि मिसस्टेटमेंट ना हो, ये नहीं है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन आईएफआरएस इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस और नॉट। अगर ऑडिट करने के बाद मुझे लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने, तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने, तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। अब फर्ज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। ये ऑडिट रिस्क है। रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनकरेक्ट ओपिनियन, ये ऑडिट रिस्क है। सही है, इनकरेक्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, मैं कह दूं क्लियर है। समझ में आ रहा है? ये ऑडिट रिस्क है। तो कोई भी सिनेरियो देखो, कुछ भी देखो, ऑडिटर को इस ओपिनियन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टिंग दी ओपिनियन, ये लिख दो, जनरल प्रिंसिपल में ये लिख दो अपने पास, प्रोटेक्टिंग द ओपिनियन, ऑडिट रिस्क, कि ऑडिटर की ओपिनियन गलत नहीं होनी चाहिए, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरी मिसस्टेटमेंट और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। अगर मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर बोलेगा मिसस्टेटमेंट है, अगर नहीं है तो ऑडिटर बोलेगा नहीं है, खत्म बात। क्लियर है? इस चीज को याद रखना हमेशा। आगे मैनेजमेंट की एक और जिम्मेदारी, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, अब ऑडिटर आया है ऑडिट करने, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ही मांगेगा ना, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर दैट इज रेलिवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन और अदर मैटर्स, दे दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन द ऑडिटर में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। अब मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो टीम जाती है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उनको भेजते हैं कि भाई ये चीज़ें चाहिए, वो कहते हैं दे दी। सेल्स का लेजर मांगा था, दे दिया। परचेज का लेजर मांगा था, दे दिया। फिक्स एसेट रजिस्टर मांगा था, दे दिया। कैश रजिस्टर मांगा था, दे दिया। बैंक रिकन्सिलेशन मांगी थी, दे दी। बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, दे दी। अब टीम क्या करेगी भाई? सैंपल निकालेगी, सैंपल निकालेगी ना सेल्स के, और वापस से क्लाइंट को भेजेगी। क्लाइंट कॉल करता है, यार हमने आपकी टीम को सेल्स लेजर दे दिया है, अब वो सैंपल मांग रहे हैं। मैं बोलूँगा प्रोवाइड द ऑडिटर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उसको वो दोगे। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखो ना, सैंपल है, वेरीफाई नहीं करेगा तो एविडेंस कैसे आएगा? एविडेंस नहीं आया तो ये तो स्कोप लिमिटेशन है। सही है, तो प्रोवाइड द ऑडिटर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor determines it necessary to obtain evidence। मुझे लगेगा सेल्स वाले से एविडेंस मिलेगा, मैं सेल्स वाले के पास जाऊंगा। मुझे लगेगा मार्केटिंग वाला कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मार्केटिंग वाले के पास जाऊंगा। तो मैनेजमेंट मुझे रोक नहीं सकती, और यही पावर दी है मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी लॉ के प्रोविजन के नोट्स में शेयर करूंगा, लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। सही है, तो वो देख लेना लाजमी। स्कोप लिमिटेशन, इफ द ऑडिटर बिलीव्स that management या board of directors is imposing restrictions in the terms of audit engagement that would result in providing a disclaimer of audit opinion। मैनेजमेंट कह रही है हम कुछ जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे लेकिन तुम एक्सेप्ट कर लो। The auditor shall not accept such audit engagement। अभी तक आपने engagement letter साइन नहीं किया, भले AGM के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपको अपॉइंट कर लिया गया है, उसके बाद आप जाते हो engagement letter साइन करना है। तो जब तक इंगेजमेंट लेटर आप साइन नहीं करते, इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते आप। फॉर्मली ऑडिटर आप तब बनते हो जब आप इंगेजमेंट लेटर को साइन करते हो, मैनेजमेंट से अग्री करते हो उन टर्म्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो, तब आप उसके ऑडिटर कहलाते हो। अच्छा जी, अब उन्हें पढ़ा था कि यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी एक्सेप्टेबल। सही है, अब हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करे आपको कि भाई इसके तहत आपने ऑडिट करना है। अब इसमें भी दो चांपें निकलेगी। पहली चांप के लॉ और रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क बता रहे हैं वो ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। ट्विस्ट किस में आता है? जो एक्सेप्टेबल ना हो,
और सवालात के निकलने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। इफ़ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, स्टार्ट ही से एक्सेप्टेबल हो तो कहानी खत्म ना यार। विच इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन, द ऑडिटर में स्टिल एक्सेप्ट द इंगेजमेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। लॉ रेगुलेशन नहीं है, आप डायरेक्टली मना नहीं करोगे, तो ये किसकी निशानी है? ये किसकी निशानी है कि आप अभी भी आप एक्सेप्ट कर लोगे अगर फॉलोइंग कंडीशन मीट हो रही हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। तो जगह जगह तो में दिखेंगे। इसका मतलब ऑडिटर कोशिश करेगा ऑडिट एक्सेप्ट करने की, एविडेंस लेने की, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद ऑडिटर कहता है स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन कहना इतना आसान नहीं है। किसी क्लाइंट को जाके ये बोलना कि मिसस्टेटमेंट है, एविडेंस नहीं मिला, इतना आसान नहीं है। बहुत सख्त किस्म का रिबटल आता है आगे से, बहुत सख्त, आपको जस्टिफाई कराना पड़ता है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। हाँ मैंने सारी चीज़ें कर ली, सारे इकदाम कर लिए, मुझे नहीं मिल रहा एविडेंस। अब कहते हैं अब है स्कोप लिमिटेशन। सही है। अब स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि भाई एक्सेप्टेबल नहीं है ना, मैनेजमेंट से जाके बात करो और मैनेजमेंट को कहो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर डाल ले कि ये फ्रेमवर्क लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह सर ये है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं ना पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने IFRS एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब अगर किसी कंपनी के लिए, किसी सेक्टर के लिए कोई ऐसा फ्रेमवर्क ले आए जो कि दूसरों से हट गया हो, जो कि दूसरों से हट गया, तो कंपेरेबिलिटी नहीं होगी। आप बैंक्स के केस में देखोगे वो डालेंगे बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस के केस में देखोगे वो बोलेंगे इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। स्टेटमेंट कंप्लायंस देखना फर्क होगा। तो वो क्या है? एडिशनल डिस्क्लोजर है, आ रहा है प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन। सही है, एक्सेप्टेबल है, एडिशनल डिस्क्लोजर डाल दिया। अच्छा जी, इट इज इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर दैट ऑडिट ओपिनियन विल नॉट इंक्लूड गिव ट्रू और फेयर और प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। क्योंकि कोई फ्रेमवर्क है, क्योंकि ऐसा अनोखा फ्रेमवर्क है कि उसको देखने के बाद ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या ट्रू एंड फेयर व्यू, जैसा है सच वैसा बताया है और फेयर व्यू इसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं है। प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये वर्डिंग आप यूज नहीं करोगे। सही है। एक तो मैनेजमेंट को बोलोगे, एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में आप क्या डालोगे कि भाई ये फ्रेमवर्क लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया और ये एक अजूबा है, अंग्रेजी के अंदर लिख दोगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखोगे कि हमारी ओपिनियन ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, जो आप दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओपिनियन देते वक्त इस्तेमाल करते हो। नंबर 2, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ डालोगे और यूजर की अटेंशन ड्रॉ कराओगे उस डिस्क्लोजर की तरफ जहां पर यह बताया गया है कि यह अजूबा लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है। क्लियर है? ये दोनों काम होंगे। इससे क्या होगा भाई? पब्लिक में क्लियर कम्युनिकेशन होगी। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी बता रहे और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी बता रही है कि ये फ्रेमवर्क लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है। क्लियर है भाई? देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड बनाने वाले को नहीं पता कि लॉ रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब कर रहा है वो किस किस्म का है। सही है, उसकी अकाउंटिंग किस किस्म की है, क्योंकि वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब कर रहा है। एक तो है जो दूसरी कंपनी IFRS के हिसाब से बनाती हैं, हो सकता है उसने कुछ IFRS की कंडीशन सबमिट कर दी हो सकता है उसने कुछ दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दी हो। जैसे इंडिया का है, इंडिया में IFRS नहीं चलता, इंडिया में अपने स्टैंडर्ड चलते हैं, होते वो IFRS हैं लेकिन IFRS को थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड किया है। इसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, आप इंडिया के स्टैंडर्ड्स उठा के देखोगे आपको लगेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, लेकिन वो पूरे के पूरे रेप्लिकेट नहीं है, उसमें कुछ अमेंडमेंट है। तो वो ISA 210 हम कहते हैं, वो SA 210 कहते हैं, नंबर्स वहाँ पे सेम चल रहे हैं जी। ऑडिटिंग आइजा तो सेम रहेगा, अभी मैं आगे भी बताता हूँ उसका। ऑडिटिंग आइजा सेम रहेगा, आइजा ही आपको बता रहा है, कहता है ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने ही कहा था फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मैंने ही कहा था प्री कंडीशन मीट होनी चाहिए, प्री कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है। अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है और वो लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, अभी भी तुम उस फ्रेमवर्क के तहत ऑडिट कर सकते हो, अगर इंगेजमेंट लेटर के अंदर ये बातें डाल दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट को कहो ये एडिशनल डिस्क्लोजर दे दे। दो रास्ते होंगे अब यहां से, कौन से दो रास्ते कौन से होंगे?
या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी या मैनेजमेंट एग्री नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट एग्री करे तो कर देना, ऑडिट रिपोर्ट देते हुए एम्फेसिस दे देना, एफएस के अंदर डिस्क्लोजर डाल देना, ट्रू एंड फेयर रिव्यू का वर्ड ओपिनियन के अंदर यूज नहीं करना। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही तो क्या होगा, द ऑडिटर शैल डिक्लाइन द एंगेजमेंट। ऑल्टरनेट तो कर रहे हो ना, अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, डिक्लाइन द एंगेजमेंट। आपने डिक्लाइन कर दी एंगेजमेंट, एंगेजमेंट डिक्लाइन कर दी, आपने मना कर दिया यार, शेयर होल्डर को, बोर्ड को मना कर दिया, मैं तुम्हारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अब आप कहाँ काम कर रहे हो, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, सही है। अब आया SCCP यूं आस्ती ने चढ़ा गया, मना किया, हाँ चल जा जाके ऑडिट कर, क्या बोला, जा जा जाके ऑडिट कर जल्दी से, मसले हो जाएंगे। ICAP कह रहा है ऑडिट करो, स्टैंडर्ड किसका है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसने बोला कि भाई फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये बातें करवा देना तो मैनेज हो जाएगा, ओपिनियन हैंडल हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेप्ट ना हो, आगे बढ़ो। हाउएवर इफ ऑडिटर इज अनेबल टू डिक्लाइन सच एंगेजमेंट, SCCP ने गुद्दी से पकड़ के अपॉइंट करवा दिया, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ द सेम इन द एंगेजमेंट लेटर। सही है, इवैल्यूएट करो उसका इंपैक्ट और रेफरेंसेस एंगेजमेंट लेटर में डाल दो। आज फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन, फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन। अब ये है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। अब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब किया है किसी ने, क्या किया है, ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशंस 2018, उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट हैं, कुछ 6-7 फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट 70-80% स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। मैच क्या एरिया नहीं कर रहा भाई, एडिशनल एरिया जो मैं बोल रहा हूँ, कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, वो जो 5 बातें मैंने बोली है ना, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेंटेन किए गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, ज़कात डिडक्ट हुई है, ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस के तहत डिपॉजिट हो गई सेंट्रल ज़कात फंड में। तो ये 5 ओपिनियंस हैं जो कंपनीज एक्ट की अलग से आ रही होती लॉ रेगुलेशन में, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर वो फ्रेमवर्क, वो रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया। ऑडिटर शैल डिटरमाइन, अब तो ऊपर फ्रेमवर्क की बात थी ना, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम आइजा। जो फॉर्मेट है अगर आइजा से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, देन कंसिडर वेदर यूजर माइट मिसअंडरस्टैंड रिगार्डिंग अश्योरेंस बीइंग ऑब्टेन्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई वर्डिंग्स अलग है, अब उसके अंदर बहुत सारे कैविड यूज़ करते हो ना तुम, ओपिनियन के अंदर करते हो हमने ऑडिट किया, इन स्टेटमेंट का ऑडिट किया, नीचे पैरा में लिखते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत किया, इनहेरेंट लिमिटेशन की बातें लिखते हो, गोइंग कंसर्न की बातें लिखते हो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हो, अदर इन्फॉर्मेशन पे पैरा डालते हो, की ऑडिट मैटर पे पैरा डालते हो, अदर मैटर पैराग्राफ डालते हो, अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न डालते हो। लेकिन कोई ऐसा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट जो लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तुम्हारे आइजा के साथ, तो कह रहा है कि भाई देख लेना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी ओपिनियन मिसलीडिंग हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है और आप कह रहे हो ट्रू एंड फेयर व्यू है। सही है। कंसिडर वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट कैन मिटिगेट सच मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अदर मैटर पैराग्राफ डाल के तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एम्फेसिस क्यों नहीं बोल रहा मैं, एम्फेसिस के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी गिवन हो। अगर यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई गैप होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी डिस्क्लोजर में तवज्जो दिलानी होगी, तो मैं बोलूँगा यूज़ करो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अगर यूज़र को बताना होगा ऑडिट से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो कि यूज़र के लिए समझना ज़रूरी हो, तो मैं सहारा लूँगा अदर मैटर पैराग्राफ का, ठीक है। द ऑडिटर शैल एक्सेप्ट इफ अबव कंडीशंस आर मेट। एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी मैं दे रहा हूँ, उससे यूज़र को समझ में आ जाएगा। तो अब मैं रिपोर्ट वो चला सकता हूँ। इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट मेट एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, वही SCCP आया, गुद्दी से पकड़ा, बोल चल ऑडिट कर, ठीक है। फिर क्या होगा, द ऑडिटर शैल नॉट रेफर दैट द ऑडिट वॉज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद आइजा। बोलता है स्टैंडर्ड, बोलता है तुम जानो, तुम्हारे मुल्क का कानून जाने, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं ना यार तूने उसको बोल तो दिया लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं है,
अब तूने मैनेजमेंट को तो बोल दिया मैं तेरा ऑडिट करूँगा, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं है, भाई की बात ख़राब हो जाएगी, स्वैग ख़राब हो जाएगा, लेवल ख़राब हो जाएगा, तुम तो ओपिनियन की मदर सिस्टर कंसोलिडेट कर रहे हो, सही है। तो अब मेरा नाम बीच में नहीं आना, ये बहुत मुअद्दिबाना अल्फाज है जो मैंने इस्तेमाल किया, सही है, खुद की तख्लीक है ये। चलो अब स्टैंडर्ड कहेगा कि भाई तुम तो मेरी दी हुई रिपोर्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब जो तुम ओपिनियन देने जा रहे हो वो यूज़र के लिए इतनी मिसलीड हो जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइजा के हिसाब से तुमने ऑडिट किया है कि नहीं किया है। तो हो सकता है वो फ्रेमवर्क ही पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही पूरा बदल दे, वो पता नहीं कौन सा फ्रेमवर्क हो, क्योंकि जब लॉ रेगुलेशन की बात आ जाती है ना तो स्टैंडर्ड एक हद तक गाइडेंस दे सकता है बस, उसके बाद ऑडिटर ने जजमेंटल फैक्टर लगाना है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है, दुबई में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है, और सब इसी तरीके से उस स्टैंडर्ड को पढ़ना है। और जो लोकल रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है फिर ऑडिटर को कहा जाता है कि भाई अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देखो और फिर एक्ट करो। लेकिन जब तुम आयदा के हिसाब से ओपिनियन दे रहे हो तो ये चीज़ इवैल्यूएट कर लेना कि तुम्हारी ओपिनियन आयदा से कंसिस्टेंट हो और आयदा के हिसाब से तुमने ऑडिट किया। अगर तुम किसी भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हो, स्टैंडर्ड के अंदर एक जगह ये भी गिवन है कि अगर तुम किसी स्टैंडर्ड को किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ये मेक श्योर कर लेना कि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तुमने किस तरीके से मीट किया। तो स्टैंडर्ड आपको यहां तक छूट देता है, स्टैंडर्ड है ये, रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है। आप डेविएट कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मिस ना हो जाए तुम्हारा, सही है। अब आ जाओ इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट, बहुत ही सिंपल सा एक वो फॉर्मेट है, देखते हैं और निकल जाते हैं आगे। कुछ 5-6 मैंडेटरी कंटेंट्स हैं भाई जो आने चाहिए। अच्छे वक्तों में ये सवालात भर भर के आते थे, अब नहीं आते। अच्छे वक्तों में भर भर के आते थे, अब नहीं आते। अब किसी सिनेरियो में हो सकता है आ जाए उठा के, सही है, या उसका मूड अच्छा हो तो आ जाए। ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ द ऑडिट बड़ा ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, expected content and form of audit report, expected content and form of modified audit report, सही। तो ये फॉर्मेट आप दोगे, उससे बताओगे कि भाई ये कंटेंट है, ये चीज़ें हैं जो इंगेजमेंट लेटर का पार्ट होंगी। एडिशनल मैटर क्या आ सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करो, वो एक्सपेक्टेशन आप बता सकते हो उसमें कि भाई मैं आपके इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ कर सकता हूँ, मैं ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँगा ना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ कर सकता हूँ। आप मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन दोगे, ऑडिट फी बिलिंग मैकेनिज्म के बारे में लिखा होगा, टाइमलाइंस ऑफ ऑडिट के बारे में लिखा होगा, भाई कब टीम आएगी, कब आप डेटा प्रोवाइड करना शुरू करोगे, कब फाइनल ड्राफ्ट मिलेगा, कब हम ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट देंगे, कब हम आपसे डिस्कशन करेंगे, कब हम फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देंगे, कब बोर्ड मीटिंग होगी, कब शेयर होल्डर मीटिंग होगी। वो सारी की सारी टाइमलाइन कहाँ गिवन होती है? इंगेजमेंट लेटर में। चाहो तो दे दो। सर ये ज़रूरी है? ज़रूरी है? क्या लिखा है? एडिशनल मैटर्स विच में बी इंक्लूडेड। तो मैंडेटरी क्या है? ऊपर के वो 5-6 मैटर मैंडेटरी है। तो ये क्या है? ये एडिशनल मैटर्स हैं। अच्छा जी, प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम। आप चाहे ऑडिट टीम के हवाले से डिटेल डाल सकते हो। फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम बोर्ड या मैनेजमेंट, वैसे सेपरेट लेटर मांग सकते हो, बोर्ड भी एग्री करे। ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर्स, ये फिर भी ऑडिट फर्म समझती है कि मैंडेटरी है, सब चीज़ें आती हैं। ओनरशिप ऑफ क्लाइंट ये समझता है कि भाई आप ऑडिट करके जा रहे हो, उसी से डेटा ले रहे हो, तो वर्किंग पेपर क्लाइंट की प्रॉपर्टी है। वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आपकी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। क्लाइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? उस हद तक होता है कि भाई जो उसने लेजर प्रोवाइड किया आप उसको वो लेजर वापस दे सकते हो, सही है, लेकिन आप उसको वर्किंग पेपर्स नहीं दे सकते अपने। कम्युनिकेट विद अदर पार्टीज इंक्लूडिंग प्रीवियस ऑडिटर, तो भाई ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रीवियस ऑडिटर से भी या दूसरी पार्टी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज करना, तो क्लाइंट में रिक्वेस्ट चेंज इन द फॉलोइंग सिनेरियो, चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विसेज। भाई उसने बोला कि यार ऑडिट की एंगेजमेंट साइन करनी है, ऑडिट की एंगेजमेंट साइन कर दी, उसने बोला यार मेरे पास तो ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गई, ज़बान फिसल गई, गलती हो गई, आप लिमिटेड स्कोप रिव्यू कर दो, सही है, तो वो एक रिक्वेस्ट आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सर्विसेज, रिव्यू रिक्वेस्ट किया था, आप ऑडिट के लिए चले गए, सही है। एक फर्म के साथ सीन हुआ, वो सीन ये हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि भाई आप हमें ऑडिट कराना है, फर्म ने ऑडिट टीम भेज दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे, सब चीज़ें वो ऑडिट करके उन्होंने रिपोर्ट इशू कर दी। बोला भाई रिपोर्ट इशू कर दी, ये क्या है? नहीं ऑडिट रिपोर्ट है। भाई हमें इंटरनल ऑडिट करवाना था, आप एक्सटर्नल ऑडिट कर दिया आपने, ये क्या किए हो आप?
बोला भाई आपने तो कहा था ऑडिट करना है, अरे यार गलती से मिस्टेक हो गई, एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं किया था ना, उसके अंदर स्कोप आ रहे थे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टाइमली साइन कर लेते तो ये मसले नहीं होते, इसलिए साइन करना बड़ा ज़रूरी है, स्कोप डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कॉज बाय सर्कमस्टांसेस, सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर व्हेन ऑडिट क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट, अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर शुड इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, in case the change results in restriction in scope of engagement, the firm should assess whether it will be able to meet with the statutory responsibility after imposing of such restriction. भाई ऑडिट एविडेंस ले सकेगी कि नहीं ले सकेगी, ये आपने इवेल्युएट करना है। इन चेंज इन सर्कमस्टांसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग द नेचर और ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड would ordinarily be considered reasonable basis for requesting a change. A change would not be considered reasonable if it appears that a change relates to information that is incorrect, इनकम्प्लीट और नॉन सेटिस्फैक्ट्री। भाई बोर्ड ने कहा था ऑडिट करा दो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही सही तरीके से, उसने बोला यार आप तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, फिर मैनेजमेंट को किसी ने बताया कि भाई आप ऑडिट क्यों करा रहे हो, बोर्ड को इतनी समझ थोड़ी है इसकी, आप रिव्यू करवा लो, रिव्यू में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी भी नहीं है ऑडिटर को, ऑडिटर तो आएगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन करेगा, निकल जाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, निकल जाएगा, और ऑडिट प्रोसीजर नहीं बनेगा। वाकई कह रहा है ज़बरदस्त भाई, रिव्यू इंगेजमेंट साइन कर लो, तो ये इवेल्युएट करोगे आप सर्कमस्टांस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। बिफोर अग्रीइंग टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शुड कंसिडर एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑफ सच चेंज टू असेस वेदर इट वुड बी पॉसिबल टू कैरी आउट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अब स्कोप चेंज हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है, तो देख लो कि भाई ओवरऑल आइजा का जो ऑब्जेक्टिव है क्या तुम वो ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये केस टू केस वेरी करेगा, सही है, केस टू केस वेरी करेगा। अब आई कैप पूछ चुका है, एक दो बार सवाल आया, ज़्यादा सवाल नहीं आया कि भाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, अब बताओ क्या क्या चीज़ें तुम देखोगे, तो ये चीज़ें तुम उठा के रिप्रोड्यूस कर सकते हो उधर आसानी से। कहाँ पे? पहले वाले पे, हाँ ओके, ये A client may request change in the scenario, restriction on the scope of engagement whether imposed by the management or caused by the circumstances। भाई आपको ऑडिट का मैंडेट दिया उसने, फर्ज करो आपको किसी ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए कहा, सही है, ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए क्या यूजुअली क्या होता है कि जैसे बैंक्स होते हैं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर एक अलग रीजन होता है, ठीक है, तो आप उसका ऑडिट होता है टैक्स फाइलिंग के लिए, उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए, टैक्स रेगुलेशन में कोई चेंजेस आ गए, फ़र्ज़ करो यार कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती थी, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल्स बनते थे और एफबीआर के अंदर रिपोर्ट होते थे। अब एफबीआर के किसी रेगुलेशन के अंदर चेंज आ गया, तो अब वो कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं होगी, वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगी, या वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ गई है भाई, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो जंग वंग छिड़ गई है, तो अब ऑडिटर वहाँ पर नहीं जा सकते, तब स्कोप में रद्दोबदल आ गया। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिससे आपके स्कोप को फ़र्क पड़ सकता है। तो उसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैंकों का ऑडिट हम करते हैं, तो एक पूरे बैंक की आप रिपोर्ट देते हो, उसके अंदर वो ब्रांचेस भी शामिल होती हैं, पूरे होलिस्टिकली बैंक को रिव्यू होता है, वो रीजन अलग है, सेपरेट अलग है, उसकी गवर्नमेंट अलग है, उसके रेगुलेटर्स अलग हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग भी अलग है। तो वहाँ पर जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं वो एजे के रीजन सेपरेट बनते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई इशू आ जाता है, रेगुलेशन में उनके कोई चेंजेस आ जाए तो स्कोप में चेंज आ जाएगा, वहाँ पे कोई जंग छिड़ जाए, कोई बर्फ़बारी हो जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, आप नहीं जा सको, तो आपके ऊपर या तो सर्कमस्टांसेस लगा देंगे या मैनेजमेंट लगा देगी, तो वहाँ पर फिर स्कोप ऑफ सर्विस चेंज हो सकती है। आपको कहा जाए भाई आप डेस्कटॉप ऑडिट कर लो बैठ के, या रिव्यू कर लो, स्कोप को कम कर दो, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं कवर। अब जिस तरीके से सिनेरियो आता है उसी तरीके से चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, अगर ऑडिटर इज अनेबल टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज ऑफ टर्म्स, ही शुड विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड कंसिडर वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस दो चार्ज गवर्नेंस ओनर्स और रेगुलेटर। मतलब किसी ने तुम्हें अपॉइंट किया, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, रेगुलेटर ने किया, उनको बताने की ज़रूरत है कि नहीं है कि भाई तुम्हें अपॉइंट किया था, अब तुम्हें रिमूव किया जा रहा है या तुम विड्रॉ करो और उसका रीज़न ये है। तो अब ये वाली जो चीज़ होगी ना,
कंसिडर वेदर देर इज एनी ऑब्लिगेशन। तो ये ऑब्लिगेशन कैसे कंसिडर करेगा? मतलब एक प्रैक्टिकल सवाल है, इसका कोई एग्जाम से लिंकेज नहीं है, प्रैक्टिकल सवाल है। अब तुम एक कंपनी के ऑडिटर हो, ये सर्कमस्टांसेस तुम्हारे सामने है, अब तुम कैसे इवेल्यूएट करोगे? भाई मैं आईकैप से कम्युनिकेट करूँ, मैं सीसीपी से करूँ, या मैं शेयर होल्डर से रब्ता करूँ? कैसे इवेल्यूएट करोगे? भाई अपने स्पेसिफिक लॉज रेगुलेशन को देखोगे। तुम चाहो तो किसी लीगल ओपिनियन, लीगल एक्सपर्ट को भी पकड़ सकते हो कि भाई मुझे इस मामले पे ओपिनियन दे लो कि एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको जो ओपिनियन देगा आप उस पर लीगल एडवाइस पे अमल दरामद करोगे। तो प्रैक्टिकली ये होता है फर्म्स के अंदर, सही है। इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज्ड, तो सर्विस चेंज हो जाएगी। एक तो ऊपर था ना कि भाई आप नहीं कर पा रहे, अब कर पा रहे तो क्या होगा? टू अवॉइड confusing द रीडर, द रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। जो प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट था फाड़ के फेंक दोगे, एक कॉपी भी उसकी नहीं बचेगी, आप रेफरेंस दोगे नहीं कहीं भी। नंबर 2, एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एक्सेप्ट फॉर द एंगेजमेंट इज चेंज टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर मेंशनिंग ऑडिट प्रोसीजर इज रेलेवेंट टू द रिपोर्ट। भाई आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो प्रोसीजर्स मेंशन नहीं करोगे अनलेस वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ISRS 4400 का एक स्टैंडर्ड है सेपरेट, जो कि CA फाइनल में आएगा। उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, वो वाहिद एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर ऑडिटर प्रोसीजर्स लिखता है कि भाई मैं इस एंगेजमेंट प्रोसेस की ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, और स्पेसिफिक उन्हीं प्रोसीजर के अगेंस्ट वो बोलता है कि ये रिजल्ट है मेरे, भाई कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। तो कह रहा है उसके अलावा कोई भी ऑडिट रिपोर्ट हुई ना, तुम प्रीवियस एंगेजमेंट में जो भी प्रोसीजर्स तुमने मेंशन किए हैं, परफॉर्म किए हैं, तुम किसी का भी रेफरेंस नहीं दोगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अच्छा जी, रिकरिंग ऑडिट। अब रिकरिंग ऑडिट हो रहा है, मतलब पिछले साल भी तुम ऑडिटर थे, नेक्स्ट ईयर भी हो, अब उससे नेक्स्ट ईयर भी हो, उससे नेक्स्ट ईयर भी हो। अब चेंज ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजना कब जरूरी हो जाता है? नंबर 1, इंडिकेशन दैट एन एंटिटी मिसअंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्टिव एंड इसको बार बार उसको बताना पड़ता है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, फ्रॉड पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब फ्रॉड होता है बोर्ड मुझे बुला लेता है कि भाई फ्रॉड हो गया, आप बताएं क्या किया। मैं बोलूंगा भाई आपने क्या किया, सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी थी। ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मैनेजमेंट की थी। सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों से इंक्वायरी करना था, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड पकड़ना था ही नहीं। जब हम फ्रॉड पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि यार सबसे चिल है ऑडिटर फ्रॉड के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा काम भी उसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेट हो सकते हैं फ्रॉड की वजह से, और ट्रिगर कर जाएगा क्या? ऑडिट रिस्क। तो ऑडिटर ने प्रोटेक्ट करनी है अपनी ऑडिट ओपिनियन। तो ऑडिटर से फ्रॉड को इसलिए देखता है, इसलिए जज करता है, इसलिए इंक्वायरी करता है, इसलिए प्रोसीजर करता है ताकि उसकी ओवरऑल ओपिनियन गलत ना हो जाए। अदरवाइज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिलेटेड टू फ्रॉड, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है ISA 240। क्यों? वो इसी वजह से। और वो खुद कहता है ऑडिटर की फ्रॉड से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी नहीं। उसका टाइटल क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर विद रिगार्ड्स टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका टाइटल ही यही है, ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉड से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन आगे क्या बोलता है? ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, तो जिम्मेदारी है किस हद तक है कि भाई ओपिनियन गलत ना हो जाए। तो इसी के अंदर सब शामिल हो गया ना, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते रहते रह भी गए, और सब कुछ कह दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन गलत ना हो। तो तुम्हें एंड टाइम तक अपनी ओपिनियन को डिफेंड करना है। एग्जाम के अंदर भी ये लड़ना है तुमने, प्रोसीजर आ जाए, सिनेरियो हो जाए, यार मेरी ओपिनियन गलत ना हो बस, और फिर तुम ऐसी ऐसी चीज़ें लिख कर आओगे ना कि तुम्हारी सोच है। अच्छा, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। भाई एडिशनल मैटर्स हैं, तुम कुछ डालना चाह रहे हो उसके अंदर, बिलिंग में डिस्प्यूट आ गया था, ऑडिट फी में डिस्प्यूट आ गया था, ऑडिट फी डाल दी तुमने, टीम डेडलाइन उसमें डिस्प्यूट आ गया, वो डाल दिया तुमने, रीसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, CFO चेंज हो गया, नया बोर्ड आ गया, तो अब ज़रूरत है कि भाई वापस से उनको टर्म्स रिवाइज कराओगे। भाई यही आप लोगों की जिम्मेदारी है। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, शेयर होल्डर चेंज हो गया, शेयर होल्डर चेंज हुआ तो बोर्ड भी चेंज हो गया। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस, भाई नेचर बदल गई, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी बदल जाता है। सही है, फर्स्ट करो सीधी सी एक कंपनी चल रही थी, उसने म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस भी ले लिया, तब उसके अंदर जिम्मेदारियां थोड़ी बदल गई, रिपोर्ट बदल सकती है, की ऑडिट प्रोसीजर बदल सकते हैं उसके अंदर। तो आपने मैनेजमेंट को बोला कि आप एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करने का टाइम आ गया।
चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, भाई ये तो बादशाह है ना, कुछ भी करा सकता है ये, सही है। चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हुआ है तो उससे इंगेजमेंट लेटर के कोई कंटेंट पे फ़र्क पड़ रहा है आपके? भाई IFRS 9 आया, इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, हो सकता है कभी फ़र्क पड़ जाए तो डाल दिया। अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आइजा चेंज और एडिशनल एप्लीकेबल आइजा, भाई जब की ऑडिट मैटर आया तो डालना पड़ा, जब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज हुआ तो डालना पड़ा, जब आइजा 570 के अंदर मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैरा को लाया गया एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ से निकाल के तो डालना पड़ा, सही है, इफेक्ट आया उसका। तो ये वो रीजंस है जिसकी वजह से आप चाहो तो इंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकते हो। अब आगे आ जाओ, तो आगे जो है ना वो इन्हीं नोट्स में सवालात हैं जो इंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड है। कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ सिनेरियो बेस्ड सवाल है जो कि मैं आपको मिला के दूंगा इंडिपेंडेंस से भी, कंपनी लॉ से भी, और जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं उनसे भी, स्पेसिफिकली इनहेरेंट लिमिटेशन, तो जहाँ पर आपकी ड्राफ्टिंग टेस्ट होगी, ठीक है। तो पहला जो सवाल है ना डेली क्विज का, वो आज मैं फेंकूंगा ग्रुप के अंदर, तो कोशिश करना पार्टिसिपेट करो और अपने आंसर्स चेक कराते रहो। यही तरीका है एक पेपर को पास करने का, और हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा। पढ़ लिया ना आइजा 210, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे अनलेस कि तुम लोग बोलोगे यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, आप वापस एक्सप्लेन कर दो, तो मैं 100 बार भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम बोलोगे नहीं आया समझ में, मैं फिर से पढ़ कर आऊँगा, एडिशनल डेप्थ में जाऊँगा और फिर आगे एक्सप्लेन करूँगा समझ में कि नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी तो रिस्क असेसमेंट करनी है ना बाद में, कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई, नहीं तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊँगा मैं कि भाई इसका इलाज कर दो, उसको समझ में आ जाए किसी तरह, लेकिन समझा के छोड़ूंगा, कुछ भी होगा समझा के छोड़ूंगा मैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यार देखो, अगर तुम्हें फ्लो समझ में आता है ना चीज़ों का, तुम्हें ये समझ में आता है भाई लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है फ्रेमवर्क, और तुम एक फ्लो बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो कि मैं क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा, और तुम्हारी इंग्लिश सही हो जाती है, अंग्रेज़ी से तुम ऑडिट की चीज़ें लिख सकते हो, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं ना कि रटना है तो हम एडिशन प्रेशर डाल रहे होते हैं, स्पेशली तुम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया स्टार्ट में ही, तो तुम लोगों को रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जिस तरह पुराने बैच में 2 लड़के नहीं आए थे, कुछ और हैं वो भी नहीं आए थे, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी रटने की, उन्होंने पूरे बैच में ये सवाल नहीं किया कि रटने वाले एरियाज़ कौन से हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली क्विज के थ्रू बार बार रिवाइज कर रहे थे। जब आप एक चीज़ बार बार रिवाइज करते हो तो क्रैमिंग तो बहुत दूर रह जाती है, वो चीज़ें रच बस जाती हैं। आंखें बंद करोगे और सामने फ्लो चार्ट बहना शुरू हो जाएगा कि अब मैं इसको इस तरह करूँगा, अब मैं और मैं अप्रोच ही बता रहा हूँ ना कि भाई 2 रास्ते होंगे, या तो मैनेजमेंट मानेगी या नहीं मानेगी, मानी तो ठीक, नहीं मानी तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर लेना, नहीं कर पाए तो फिर अपना कंक्लूजन डिसाइड कर लेना। तो सारे के सारा पूरा ऑडिट इसी फ्लो से बहेगा, इसी फ्लो से, तो क्रैमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल ना तुम 1 महीने बाद वापस से करना, क्लासेस ले रहोगे ना तो फिर देखेंगे वहाँ पे फिर क्रैमिंग की ज़रूरत पड़ लेगी नहीं पड़ लेगी, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, गारंटी है। अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी और डेली जो मैं क्विज पे कर रहा हूँ डेली उसका जवाब दो, डेली फीडबैक मिलेगी, उस फीडबैक को असेस करो, मैं भी डिस्कस करूँगा, बताऊँगा भाई तुम्हारा कंसेक्यूटिव कहाँ पे मसला आ रहा है, और फिर हम लोग करेंगे और ये चीज़ क्लोज है, ख़त्म हो जाएगी। तो मार्च 2026 पास है, मतलब इंशाल्लाह, मतलब कोई 2 राय इसमें है नहीं। मतलब आपको पता है ना कि यार ये इंग्रेडिएंट्स से आप करोगे तो पेपर निकल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको चौड़ेपन से बचाए और मेहनत और आजीजी के साथ इसको जो है ना ऑडिट को पास करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि वो फिर आपको तैयारी आप रखोगे डेली बेसिस पे, अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करोगे तो होगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है कि मार्च 2026 मेरी आखिरी अटैम्प्ट है ऑडिट की। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। तो अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा इतना, मैं तो रिजल्ट देख रहा हूँ ना क्या है, तो ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंस तुम लोग में भी आएगा और बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। कि जब तुम टॉपिक्स देखोगे और तुम जब अपने पीयर से डिस्कस करोगे जो डिफरेंट जगहों पे पढ़ रहे हैं, जब तुम उनसे डिस्कस करोगे तो तुम्हें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा चीज़ों में, तुम्हारी नॉलेज में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हो सकता है कि वो भी बोल रहे यार तूने 1 सवाल किया हमने 5 कर लिए, तो मेरा जो एक तरीक़ेकार है ना वो डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ 2-3 सवाल करो लेकिन तमीज़ के सवाल करो और तुम्हारी फंडामेंटल जो है ना वो स्ट्रांग हो। तो मैं काम करता हूँ फाउंडेशन पे, जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग तुम खुद खड़ी कर लोगे। अब मैं बोलूँ यार मैंने 150 सवाल नया निकाल लिया, क्या कर लोगे अगर तुम्हारी फाउंडेशन नहीं है तो?
तुम तो किसी सवाल के अंदर भंड मारोगे तो मैं वापस से तुम्हें पकड़ूंगा, भाई तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी कॉन्सेप्ट मिसिंग है, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। या वो चीज़ ठीक है कि मैं बोलूँ यार इसी कॉन्सेप्ट पे 50 सवाल और कर लो, तो वो गलतियाँ तुम 50 सवालों के अंदर रिपीट करते जाओगे और वो गलतियाँ तुम्हारी पक्की हो जाएंगी, क्योंकि तुम तो एक ही जोन में चल रहोगे ना, 50 सवाल कर लिए, 100 सवाल कर लिए। फाउंडेशन पे काम होना ज़रूरी है बहुत। तो मेरा जो काम होगा वो फाउंडेशन पे होगा, तो जितने सवाल होंगे तुम खुद ही ग्रिप करोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वो लास्ट क्लास में भी एक लड़का आके बैठा था ना, वरुण, वो क्या कह रहा था कि यार सवाल नए थे एग्ज़ाम में, उसने घुमाया चीज़ों पे, लेकिन उसकी सोच चली जाती थी वापस से किस पे, बेसिक पे, कि मैंने क्या बताया था, किसी सवाल का जवाब का पैटर्न क्या बताया था, हर टॉपिक का सेपरेट एक पैटर्न बताया कि भाई ये टॉपिक है, इस तरीके से अप्रोच करना, ये अमेंडमेंट करना, हो जाएगा। आपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है एग्जामिनर को और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। इस दिल को भी बेवकूफ़ बनाना है, एग्जामिनर को भी बेवकूफ़ बनाना है, और ये काम मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है। सही है, और ये मैं तुम लोग को भी सिखा दूँगा परफेक्ट ऑडिटर किस तरीके से बनना है, ऑडिट ना सीखे बगैर। कि उसको बता देना कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, एक तो पढ़ भी रहे हम, और दूसरा ये पोर्ट्रे करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वही एग्जामिनर है, तो हमारा काम उसी पे चलेगा इंशाल्लाह। सही है, तो कल क्लास रखें 2 बजे, ठीक है, चलो जी मिलते हैं अगली क्लास में।